Hey listeners, this is CA Sejal Mittal with Advocate Priya Patni और आप सुन रहे हो द अल्टीमेट ट्रेजर ऑफ नॉलेज द ECA क्लासरूम पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। ये उन बच्चों के लिए है जो स्पेशली CA फाउंडेशन जनवरी 2026 अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और आज हमारे साथ है एक ऐसे ही इंस्पायरिंग गेस्ट जिन्होंने अपने लाइफ में वो सब कुछ अचीव किया है जो हर CA फाउंडेशन स्टूडेंट या हर CA स्टूडेंट अचीव करने का ड्रीम करता है। सो वी हैव विद अस CA अर्पण फूरिया। Hey guys. अर्पण ने अपना CA और CFA दोनों ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। दैट्स सीरियसली इम्प्रेसिव। He has extensive experience at Big Four firms and is a valuation specialist. So welcome Arpan to the ECA Classroom podcast. Thanks Sejal ma'am, thanks Priya ma'am. तो चलिए शुरू करते हैं। So अर्पण, starting with your CA journey, आपको CA बनने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, या फिर आपका कोई रोल मॉडल था जहाँ से आपने CA बनने का सफर शुरू किया? इसके लिए ना मेरे पास कोई बहुत ही ऐसा इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है, या फिर कि मेरे को कोई ऐसा मेंटर मिल गया या कोई था। तो मेरा स्टोरी कैसा था कि 8th स्टैंडर्ड में ऐसे ही कोई तो एक सब्स्टिट्यूट टीचर आई थी, फ्री पीरियड चल रहा था, सब अपना मज़ा मस्ती कर रहे थे एंड मैम ने ऐसे ही शुरू किया एक एक बच्चे को पूछना कि तुमको आगे चल के क्या करना है। Okay. तो सब अपना अपना कोई बता रहे थे, इंजीनियर, डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट, सब अपना ऐसा ऐसा बता रहे थे। मेरे को पता नहीं वो टाइम पे क्या आया और मैंने बोला नहीं मेरे को CA करना है। 8th स्टैंडर्ड में मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था कि CA का चार्टर्ड अकाउंटेंट फुल फॉर्म छोड़ के और क्या होता है, वो लोग क्या काम करते हैं, वो लोग का एग्जैक्टली क्या एग्जाम रहता है, कुछ मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। बट मेरे को इतना पता था कि मेरे को CA करना है। आई फील आपने मैनिफेस्ट किया, अचानक से कुछ चीज निकल गई और वो मैनिफेस्ट हो गया। ग्रेट। एंड दैट्स ग्रेट 8th स्टैंडर्ड में CA के बारे में पता होना, बिकॉज एज अ CA मुझे नहीं पता था, मुझे 11th तक नहीं पता था CA क्या होता है, या CA का फुल फॉर्म या CA एक कोर्स भी होता है ये भी नहीं पता था। इवन मुझे मेरे स्कूल टाइमिंग में नहीं पता था कि CA क्या है। लाइक आफ्टर आई चूज कॉमर्स तब मुझे पता चला अच्छा CA भी कोई एक प्रोफेशन है जो हम परस्यू कर सकते हैं। चलो लेट्स डाइव डीपर इनटू योर CA जर्नी। एक क्वेश्चन है जो मेरे मन में आ रहा है एंड आई थिंक बहुत से बच्चों के मन में आ रहा है। अभी जैसे 2 मंथ्स बचे हैं फॉर जनवरी अटेम्प्ट, अभी सेल्फ स्टडी का टाइम है, क्लासेस हो चुकी है, लेक्चर्स खत्म हो गए। ये 2 मंथ्स को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए और एक स्मार्ट स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए बच्चों ने, ताकि ये जो टाइम पीरियड है अच्छे से यूटिलाइज हो और उनका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। राइट अब जब 2 मंथ्स बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एक डिटेल्ड प्लान बनाओ। भले आप 3 घंटा दो, अपना एक्सेल खोलो, बट जितने चैप्टर्स हैं सब्जेक्ट वाइज हर चैप्टर को कितना टाइम लगना चाहिए, वो एक पूरा डिटेल्ड प्लान एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक का एक पूरा प्लान होना चाहिए। तो उसमें आपका कवर होएगा रिवीजन 1। अगर आपका रिवीजन 1 आपने पहले पढ़ाई अच्छे से की है और रिवीजन 2 का टाइम है तो रिवीजन 2, मॉक टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आना ही चाहिए। एंड उसके बाद एग्जाम के 1-2 दिन पहले का बफर टाइम। तो ये पूरा आपका डिटेल्ड एक आपके पास एक्सेल होना चाहिए कि आज मुझे ये पढ़ना है, आज मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ऐसे। ओके, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अर्पण जैसे डिटेल प्लान की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा कहीं पे जैसे हम नॉर्मली सुनते आ रहे हैं कि अगर आप CA फाउंडेशन में एनरोल है या CA CA एग्ज़ाम में एनरोल होते हो तो मिनिमम आपको 8 से 10 घंटा या 12 घंटा पढ़ना ही चाहिए। तो जब हम ये डिटेल प्लान की बात कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए कोई ऐसे आवर्स है कि आपको आइडियल आवर्स कुछ डालने ही हैं टू क्लियर योर एग्जाम्स, जो बच्चों के दिमाग में होता है कि ये क्वेश्चंस ना, मतलब जब से CA की कोचिंग चालू हुई तब से कि बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। एंड मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि तुमको 12 घंटा 14 घंटा बैठने की ज़रूरत है ही। मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ कि तुम्हारा प्लान देखो, क्या आज का जो टारगेट था वो ख़त्म हो गया? अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो पढ़ाई और करना पड़ेगा। करेक्ट। बट हाँ, ऐसे भी नहीं बोल सकते कि आप सिर्फ अगर 4 घंटा 6 घंटा पढ़ोगे तो एकदम श्योरिटी के साथ आप पास हो जाओगे, मैं शायद नहीं बोल सकता। तो ऑन एन एवरेज आई थिंक 8 to 10 आवर्स पर डे, अगर हफ्ते में आपका एवरेज हो रहा है, कुछ दिन कम कुछ दिन ज़्यादा, तो दैट इज़ अ गुड फिगर टू एम फॉर। एंड ये प्लान के साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप अपना करिकुलम जो बुक्स का मटेरियल है वो फाइनल करो। अब ये 2 महीनों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इस टीचर की बुक से पढ़ूँ या मैं मॉड्यूल से पढ़ूँ या फिर एक ये मेरे पास क्वेश्चन बैंक है मैं वहाँ से पढ़ूँ या फिर कोई मेरे पास रिवीजन नोट्स मिल गए वहाँ से पढ़ूँ। आपका मटेरियल फाइनल होना चाहिए।
कि मेरे को यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, बस उसके बाहर अब जाने का टाइम नहीं है। जो मटेरियल है वो फाइनल होना चाहिए। सो बेसिकली यू मीन टू से कि स्टूडेंट ने सेल्फ स्टडी पे बैठने से पहले फाइनल कर लेना चाहिए कि मुझे एग्जाम्स तक का कौन सा मटेरियल फिक्स वापरना है। दे शुड नॉट फ्लक्चुएट कि पहले Right. कुछ इसके लिए ये मटेरियल, कुछ इसके लिए ये मटेरियल नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। मल्टीपल मटेरियल्स आजकल बच्चे यूज करते हैं। हाँ। वो उनका एक बैकड्रॉप है कि भाई यहाँ से भी पढ़ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहा है, एंड फ्री मटेरियल्स आजकल बहुत Correct, अवेलेबल है। करेक्ट, Hmm. फ्री वो चीजों को रिसोर्सेज। पहले उन्हें सॉर्ट आउट Right. करना चाहिए। Yes. एंड इफ आई मे आस्क, आपके जर्नी में कितने टाइम तक बैठते थे, लाइक सिटिंग कितना होता था आपका? तो मेरा मतलब हमारे टाइम पे तो फाउंडेशन नहीं था, CPT था, बट तब मैं ऑन एन एवरेज 8 से 10 घंटे तो मैं तभी भी बैठता ही था। बट ऑब्वियसली कुछ दिन ज़्यादा कुछ दिन कम, वो तो होता है। एंड अनदर थिंग, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, हम सुनते हैं ना कि कुछ खाने से या कुछ चीजें रिचुअल करते हैं सब बच्चे लोग जो रैंकर्स होते हैं या जो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता है कि उनका रिचुअल है बैठने से पहले। और एक और है कि बादाम खाने से ना मेमोरी शार्प होती है and all। तो आपने कुछ ऐसा किया था, लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल रहे हो, कितने बादाम खाए आपने? नहीं यार, बादाम पता नहीं, मम्मी तो जो देती थी वो खाते थे, ये सब हमारे डिपार्टमेंट नहीं था। बट सो जैसे को होता है ना रूटीन क्या था पढ़ते वक्त, तो मेरा रूटीन सिंपल था। तो अब रूटीन भी आपका मतलब हर बच्चे का डिसाइड करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप फिगर आउट करो कि आपका बेस्ट स्टडी टाइम कब होता है। जिससे मेरा पर्सनली रात को मैं सबसे अच्छा पढ़ पाता था। मेरे को पर्सनली पता है सेजल मैम का सुबह का पढ़ने का टाइम होता था। एंड मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिनको मैं रात को 4 बजे कॉल करता था कि अब मैं सोने जा रहा हूँ और वो लोग अभी उठ रहे पढ़ने के लिए। तो सबका अलग अलग होता है। जो किसी का देखा देखी मैं नहीं पढ़ो कि ये सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहा है, मुझे भी पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिपेंड कि तुम्हारे लिए क्या सूटेबल है। तो जैसे मुझे रात को पढ़ना बेटर लगता था एंड उसमें फिर मैं मेरा दिन डिवाइड करता था 4 स्टडी सेशंस में। तो पहले 2 स्टडी सेशन होते थे 3-3 घंटे के एंड बाद के 2 स्टडी सेशन होते थे 2-2 घंटे के। तो ऐसा टोटल 10 आवर्स का स्टडी सेशन हो गया एंड हर सेशन के बीच में 1-1 घंटा ब्रेक भी हो गया। तो आपको दिन के 4 घंटे के ब्रेक्स भी हैं, आप 8 घंटा सो भी रहे हो एंड आपकी 10 घंटे की पढ़ाई भी हो रही है। सो क्या हम बोल सकते हैं ये आपका आइडियल टाइम टेबल था जो आपने CA के हर लेवल पे फॉलो किया, विच गेव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स? मतलब ये टाइम टेबल के वजह से आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया हर अटेम्प्ट में? एब्सोल्युटली, ये ज़रूरी है क्योंकि हर दिन वो एक फिक्स्ड टाइम पर पढ़ना भी ज़रूरी है। अगर आप कुछ दिन 3 बजे पढ़ रहे हो और फिर अगले दिन 3 बजे नहीं पढ़ रहे हो तो भी फोकस नहीं आता है। अगर आप एक रूटीन, भले जो भी वो रूटीन हो जो आपके टाइम के हिसाब से बैठे, बट वो रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो वो रूटीन में आप अपने आप पढ़ने बैठ जाते हैं। आपको कोई बहुत फोर्स नहीं करना पड़ता या खुद को प्रेशर नहीं करना पड़ता कि नहीं आप पढ़ने बैठना ही पड़ेगा। अपने आप वो बहुत इजी टू फॉलो हो जाता है। It's all about consistency. Consistency is the key. You have to show up. भले ही उसमें मन भी नहीं कर रहा है तो आपको शो अप करना है, पढ़ना है, कुछ तो पढ़ना है, उस दिन वेस्ट नहीं जाना चाहिए। एंड प्लस जो आपने एक बात बोली मुझे बहुत सही लगी कि आप जैसे मैम मॉर्निंग टाइम का मैम का रूटीन था एंड आपका नाइट टाइम का रूटीन था। आज बच्चे हम बचपन से सुनते आ रहे, पेरेंट्स बोलते हैं कि मॉर्निंग में उठो, ग्रास्पिंग पावर अच्छी होती है, बहुत आपको याद रहेगा। बट आई पर्सनली फील मेरा भी नाइट टाइम है, मैं कभी मॉर्निंग में पढ़ ही नहीं पाई। और बच्चे इसी में रहते कि यार सुबह उठ के पढ़ेंगे, पेरेंट्स का प्रेशर आता है कि सुबह उठ के पढ़ो। तो ये नहीं है। आपको आपका जो सूटेबल टाइम है उस हिसाब से आप आपका प्लानिंग सेट कीजिए, उस हिसाब से आपका टाइम टेबल बनाइए। एंड एक और है, ये टाइम टेबल भी जो है आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया या इसके लिए तो कोई ऑब्वियसली मल्टीपल आइटरेशंस। मतलब मैं आपको यहाँ पे बैठ के बता ही इसीलिए पा रहा हूँ क्योंकि मैंने 10 चीज़ें ट्राई की है। मैंने भी मेरे पेरेंट्स के प्रेशर में आके सुबह पढ़ो, फिर सुबह आधी नींद में पढ़ रहे, जा कुछ रहा नहीं है, इसलिए ये ऑब्वियसली मल्टीपल आइटरेशन का ये मेरा फाइनल हो गया कि हाँ इसमें बेस्ट पढ़ाई हो पा रही है। क्योंकि मेरा जब मैं पढ़ाई करना चालू करता था तब मेरे पास मैक्सिमम एनर्जी होती थी, इसीलिए मैं पहले 7 घंटे में मैं 6 घंटा पढ़ाई कर रहा हूँ एंड उसके बाद मेरा बस हो गया, अब इससे ज़्यादा बहुत मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए फिर मैं 2-2 घंटे का सेशन रखता था, बीच में 1-1 घंटा ब्रेक भी है। बट आज तक यही चलता रहा है कि जो मॉर्निंग वाले पर्सन्स है या मॉर्निंग स्टूडेंट्स है वो माँ बाप के प्यारे होते हैं क्योंकि माँ बाप रात में सो जाते हैं ना, तो उनको ये नहीं पता होता है कि रात में कर क्या रहे। इसी वजह से मैं सुबह नहीं पढ़ पाता था। मेरे घर में सुबह शांति ही नहीं होती थी
वो बाई आके कुछ तो साफ सफाई कर रही है, मम्मी कुछ तो आके बीच में दे, तो शांति का टाइम मेरे लिए पर्सनली रात में ही होता है। एंड हम सबका एक बॉडी का एक टाइमिंग है, Set कोई alarm नाइट है। आउट है, कोई मॉर्निंग Correct. पर्सन है, तो वो सब कुछ बच्चों ने ध्यान देना चाहिए। डोंट गो कि अगर कोई बोल रहा है मॉर्निंग में ही उठ के पढ़ना है, नहीं, आप आपके हिसाब से ही Right. टाइम टेबल। एंड इस रूटीन में एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, अब इवन तो हम सीए के प्रोफेशन में हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने ये एक रूम में बंद हो जाओ, वो आप करोगे ना तो फिर आपका बर्नआउट बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए आपके रूटीन में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक है एक्सरसाइज, दूसरा है फ्रेश एयर एंड तीसरा है सनलाइट। भले आप कितने भी बजे उठो, आपका जो भी प्लान हो, ये तीनों चीज़ें वो ब्रेक्स में कहीं ना कहीं बीच में तो आनी चाहिए। आप एक हाफ एन आवर वॉक के लिए जाके आ जाओ, या घर में ही 10-12 पुशअप्स कर लो, या कुछ तो भी थोड़ा सा एक स्पोर्ट खेल के आ जाओ हाफ एन आवर के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो ही आप ये 2 महीना कंटिन्यूस कर पाओगे, नहीं तो आपके पहले 10 दिन बहुत मोटिवेशन रहेगा कि हाँ पढ़ेंगे, एंड उसके बाद फिर सब ठंडा होगा। मोटिवेशन था। सो आई रिमेंबर मेरे सीए इंटर के टाइम पे एंड सीए फाइनल के टाइम पे, बिकॉज माई पैशन इज डांसिंग, सो मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया था। सो इवनिंग 1 आवर यूज्ड टू बी माई फेवरेट टाइम कि टारगेट कंप्लीट करो, देन दैट इज द रिवॉर्ड कि आपको Right. डांस क्लास जाना है। You दैट used इज to also पैशन। give some reward to yourself after you used to. हाँ, मैं Yeah. चॉकलेट्स रखता था, मैं चैप्टर के बीच में मैं चॉकलेट दबा करता था। मेरे को दिख रहा है कि वो जैसे ही मैं वहाँ तक पहुँचूंगा तो मेरे को वो चॉकलेट मिलेगा। मिलेगा। चॉकलेट के लालच में पढ़ाई हो रही थी। दिस शोज कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले आप। ओके सर, अर्पण, जैसे आपने टाइम टेबल के बारे में बताया एंड यू सेड वेरी क्लियरली कि आप इतने घंटे में अपने आवर्स को डिवाइड करने के सब्जेक्ट वाइज, राइट? सो अगर मैं स्पेशली सीए फाउंडेशन की बात करूँ, सो वी हैव 4 सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, मैथ्स, लॉ एंड इकोनॉमिक्स, जिसमें से 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है एंड 2 सब्जेक्ट हमारे थियोरेटिकल। सो व्हाट डू यू थिंक ये 4 सब्जेक्ट्स का बैलेंस हमने कैसे बना के रखना चाहिए व्हेन यू आर प्लानिंग अ टाइम टेबल और व्हेन यू आर प्लानिंग अ स्ट्रैटेजी? एंड ऑल्सो बहुत से बच्चों का, हर किसी का 4 के 4 सब्जेक्ट्स फेवरेट नहीं होते हैं। कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो होता है वीक, जैसे मेरा वाज मैथ्स, एंड वो डर होता है कि नहीं मैथ्स में सिर्फ पास हो जाए, मतलब सिर्फ लग जाए भाई, पास हो जाए, बाकी हम देख लेंगे। सो वो वीक सब्जेक्ट को बिना डरे कैसे अप्रोच करना चाहिए एंड कैसे उससे दूर ना भागना चाहिए? तो एक सिर्फ मतलब मेरा आंसर देने से पहले एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर स्टूडेंट को अपना खुद का ही फिगर आउट करना चाहिए। मैं मेरा एडवाइस दे सकता हूँ, अगर आपको जमे तो प्लीज़ लो, बट अगर आपको नहीं जम रहा है तो हर स्टूडेंट को अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई करना चाहिए। प्लीज़ किसी के भी देखा देखी में मत ये करना कि ये ऐसे फॉलो कर ले इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। ट्राई करके देखो, जम गया बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो आप आपका खुद का फिगर आउट करो, राइट? बट आप अगर सब्जेक्ट वाइज प्लान में आए तो आई पर्सनली फील कि दिन में चारों के चारों सब्जेक्ट नहीं लेने चाहिए। अगर आप 4 स्टडी सेशन में भी डिवाइड करो, ऐसा नहीं कि आप रोज सब कुछ ही पढ़ रहे हो। मुझे पर्सनली लगता है कि आप दिन में 2 सब्जेक्ट लो, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लो, एक थ्योरी सब्जेक्ट ले लो, ताकि आप बोर भी नहीं होगे कि पूरे दिन खाली पढ़ रहे हैं, एंड ऐसा भी नहीं कि पूरे दिन सिर्फ सम्स कर रहे हैं। तो वो दोनों का मिक्स भी होगा। एंड अगर एक ही दिन में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो जो सब्जेक्ट्स के बीच की इंटरलिंकिंग चीज़ें हैं, जो इस चैप्टर में पढ़ा वो अच्छा आप यहाँ समझ में आ रही कि क्यों उसका इंपॉर्टेंस था, और वैसी वाली जो चीज़ें हैं वो मेरे हिसाब से ज़्यादा इफेक्टिव होती है रादर देन कि आप हर रोज चारों ही चीज़ें सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, राइट? तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट लो, एक प्रैक्टिकल एक थियोरी, एंड अदर देन दैट एक आपने बात किया कि जो वीक सब्जेक्ट है, राइट? मेरा वीक था बेसिकली लॉ, क्योंकि कभी किया नहीं, मुझे पढ़ना, मतलब लॉ पढ़ने में इतना जान पे आता था ना, बट तो जो वीक, ऑब्वियसली सबका एक वीक सब्जेक्ट होगा, तो वो सब्जेक्ट टैकल करने के लिए आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्लान बना रहे हैं आपके इसमें, आपको ऑब्वियसली पता है कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है, तो उस प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम उस हिसाब से दो। अगर आपका वीक सब्जेक्ट है तो आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम एलोकेट करो, जो आपका स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा कम टाइम एलोकेट करो, ताकि आप सब बैलेंस लेके चलो। बिकॉज अपने को याद रखना है कि अपने को हर इसमें 50 चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि आपको किसी में कम आएगा तो फिर आप पास हो जाओगे, सब में 50 तो चाहिए ही एटलीस्ट। तो कोई भी सब्जेक्ट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते। सो इसीलिए जो वीक सब्जेक्ट है उसको उसके लिए टाइम प्रॉपर एलोकेट करना ज़रूरी है। एंड वीक सब्जेक्ट को मेरा जो पर्सनल तरीका था टैकल करने का इज़ कि उसमें डबल प्रैक्टिस करो। सो मेरा वीक सब्जेक्ट में था कि जितने क्वेश्चन आंसर्स है, जो पॉसिबल चीज़ें, आप सब एक बार पढ़ लो। हो सकता है उसमें से आपको वर्स्ट के सिनेरियो सिर्फ आधी चीज़ें समझे, राइट? एटलीस्ट आधी तो समझ जाएगी, इतना तो अपन ने सबने पढ़ा ही है क्लास में।
तो आप अगर सारी चीज़ों को, सारे क्वेश्चंस जो है, जो टीचर ने नोट दिए, सब कुछ अगर आप 2 बार पढ़ लोगे तो फिर आपका आधे से ज़्यादा तो उसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद वो सब्जेक्ट उतना आपको डरावना नहीं लगेगा, उतना वीक नहीं लगेगा। सो माय सजेशन इज उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एंड अभी भी 2 महीने का टाइम है, ऐसा नहीं है कि टाइम चला गया है। अभी भी टाइम है कि आप चीज़ें समझ लो, जिसमें अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर डाउट्स आ रहे हैं तो टीचर्स को कॉल कीजिए, आपके अगर कोई और फ्रेंड्स जो हेल्प कर रहे हैं उनको कॉल कीजिए। बट अभी भी टाइम है, आप चीज़ें समझ के फिर उन्हें आप पढ़ सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि जो भी वीक सब्जेक्ट है, नॉर्मली बच्चे बोलते हैं कि इसको हमको हाथ ही नहीं लगाना है, बट माय पर्सनल ओपिनियन है कि वो सब्जेक्ट को लेके बैठो। वो तुमको स्टार्ट में डराएगा, बट लेके बैठो कि तुम उसको डराना चालू करो कि नहीं क्या है इतना डरावना उसमें, कि तुम बैठो तो उसको लेके। एक बार तुमको डिफिकल्ट लगेगा, बट दूसरी बार पढ़ोगे थोड़ा सा वो ईजी हो जाएगा। मे बी नॉट इतना ईजी जितना आपको फेवरेट सब्जेक्ट लगता है, बट एटलीस्ट इजी, मतलब आप पेपर इजीली सॉल्व कर सके हो। नहीं तो वरना क्या होता है, वो नेगेटिव थॉट्स के वजह से आप वो पेपर भी आता है, वो एग्जाम भी आने लगता है वो सब्जेक्ट का। सो यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिवली कि नहीं मुझे ये पेपर तो मुझे फेल करा के जाएगा। एंड उस वजह से वो इम्पैक्ट सिर्फ आपके वो पेपर पे नहीं पड़ता है, बट बाकी पेपर्स पे भी पड़ता है। एंड कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट वो कारण की वजह से आ सकता है। वो ये जो मैम बोल रहे थे कि उसको टैकल करोगे तो कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट का फोबिया बैठेगा। और हमें सब्जेक्ट्स हर लेवल पे पढ़ने सारे, तो अभी से अगर हमने उनसे थोड़ा प्यार करना शुरू किया थोड़ा तो कहाँ जाके वो हो जाएगा के लेवल्स पे डेवलप होगा। एंड वन मोर थिंग जो सर बता रहे थे कि वीक सब्जेक्ट जो है आपका फील बोर होता है ना वो सब्जेक्ट, तो उसको आई थिंक जो आपका फेवरेट टाइम ऑफ द डे है वहाँ पे पढ़ना चाहिए, व्हिच आई यूज्ड टू डू। तो जो वीक टाइम है, so जैसे मेरा रात का टाइम है, आई एम मोर वीक एट दैट टाइम, तो वो टाइम पे मैं मेरा वीक सब्जेक्ट लेके बैठूं, मेरा दिमाग चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और जब मुझे आलस आ रहा है, बोर हो रहा है, नींद आ रहा है, दोपहर का टाइम बेसिकली खाना खाने के बाद, वहाँ पे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट आएगा कि भाई मैं भी ये पढ़ लूंगी। तो ये भी आप आपके टाइम टेबल में इस हिसाब से इंक्लूड कर सकते हो। एब्सोल्युटली। बट हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप वीक सब्जेक्ट को लास्ट के लिए ना रख दो, क्योंकि उसके वजह से फिर प्रेशर आता है। तो जो वीक सब्जेक्ट्स है उसको आप आपके प्लान में पहले से पकड़ के चलो कि मुझे पहले ये खत्म करने हैं, टाइम भी थोड़ा ज्यादा एलोकेट करो तो प्रेशर नहीं आएगा। डे 1 से हमें पहले वीक सब्जेक्ट पे फोकस करना है। एक बार एलिफेंट इन द रूम हमारा जो डिस्कस हो गया है तो फिर हम आगे की चीजों पे फोकस कर सकते हैं। एंड हम अगर अभी सब्जेक्ट्स की बात कर ही रहे हैं तो एक एमसीक्यू पेपर, एक डिस्क्रिप्टिव तो आई फील बच्चे कर लेते हैं कि वो आदत है हम स्कूल से क्वेश्चन आंसर करें, बट एमसीक्यू में बच्चे उसे लाइटली लेते हैं, लेकिन ठीक है ना एमसीक्यू है, 4 ऑप्शन आएंगे, कुछ नहीं आया उतना करेंगे, जो नहीं आया वहाँ पे जय माता दी करके आ जाएंगे। बट ये सारा एक ट्रैप है। हमें पता है हमारे यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, एंड यही नेगेटिव मार्किंग उनको जहाँ स्कोर दिला सकता था यहाँ उनका स्कोर कम भी हो सकता है, बहुत ज्यादा कम हो सकता है। तो इससे कैसे इन्होंने डील करना चाहिए, बच्चों ने इसे कैसे टैकल करना चाहिए? राइट, आई थिंक ये क्योंकि हमारे टाइम पे ना नहीं था नेगेटिव मार्किंग, तो हम तो सही में जय माता दी करके आते थे जब नहीं समझ में आता था। बट हाँ, अब ये एडवाइस सही नहीं है कि आपको जो नहीं आ रहा है आप रैंडमली टिक करके जाओ, दैट इज़ नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस। तो अगर 100 MCQ क्वेश्चंस है तो आई वुड सजेस्ट एट बेस्ट आप सिर्फ 7 से 8 क्वेश्चंस है जो आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, क्वेश्चन कहाँ से है वो ही समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उनको ब्लैंक छोड़ दो, उनको अटेम्प्ट मत करो। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपको सही आंसर नहीं पता हो। उसके बाद जो आपके, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि जो एक नॉर्मल 100 मार्क्स का पेपर है उसमें से 70 मार्क्स है जो हर बच्चों को आता है, 20 मार्क्स है जो थोड़ा और टफ होता है, 10 मार्क्स का आता है जो मतलब एकदम एक्सपर्ट लेवल क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो 10 मार्क्स को तो है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है आप ब्लैंक छोड़ दो, एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस। एंड उसके बाद अगर आपका एटलीस्ट 50-50 सिर्फ 2 ऑप्शन में से बच गया कि या तो ये है या तो ये वाला है, उसमें आई वुड सजेस्ट कि ठीक है आप वहाँ पे आपके हिसाब से जो बेस्ट गेस है आप वो दो, एंड बाकी के 70 क्वेश्चन तो बिकॉज आप पढ़ाई करके गए हो वो तो आपको आ रहा है, वो आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए। जो मुझे आता है वो मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करूँ, फिर जो जिसमें 50-50 है वो अटेम्प्ट करूँ, लास्ट के जो टाइम बचा हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस बिल्कुल ही आइडिया नहीं है उनको अटेम्प्ट कर सकते। एंड एज अ टीचर वी नो कि कभी भी ICAI जो पेपर देता है वो पूरा का पूरा डिफिकल्ट नहीं देता है, एटलीस्ट वो पेपर देता है कि आप 40 मार्क्स तो स्कोर कर सको, बट इट इज़ ऑन द स्टूडेंट कि वो
कैसे मतलब अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चंस डिफिकल्ट है तो बच्चा वहाँ पे आधे बच्चे वहाँ पे गिव अप कर देते हैं कि नहीं मतलब डिफिकल्ट है पूरा पेपर। नहीं, जो बच्चा बैठेगा he'll go through the पेपर, उसको कहीं ना कहीं बीच में वो 40 मार्क्स का मिलेगा जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हो गए या इजी क्वेश्चंस हो गए कंपेयर। राइट। सो यस, जय माता दी इज नॉट द राइट प्रैक्टिस। यस, इको में हमने इको, देखा है yes. हमारे पास स्टूडेंट्स का कि जहाँ वो 60-70 स्कोर कर सकते थे, Correct. यही नेगेटिव मार्किंग के वजह से। they try to cover all full paper, like 100 का कवर करना ही है। हम्म। वो 100 कवर करने की जगह जहाँ 60 आ सकता था वहाँ 40s में कुछ तो फेल ही हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्क्स। राइट। इसके लिए ना एक बहुत अच्छा टेस्ट मैच वाला एनालॉजी है हाँ. कि बेसिकली आप ऐसा समझो कि आप टेस्ट मैच खेल रहे हो। हाँ. आपको पूरे पेपर में पास होना है। आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज टू पास विद द हाईएस्ट मार्क्स पॉसिबल। एंड उसके लिए होना चाहिए कि जो आपको अच्छे से आता है वो सबसे पहले अटेम्प्ट करो। जो उसका 50-50 ऑप्शंस है उनमें आप जितना हो सकता है सोच के बेस्ट गेस सिलेक्ट करो। एंड जो नहीं आता है, एकदम ही नहीं आ रहा है, उनको आप अवॉइड करो। टेस्ट मैच में हर एक बॉल को नहीं खेलना खेलना नहीं चाहिए। यहाँ पे भी एमसीक्यू में हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। जो बेस्ट आपको पता है उसी को अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यू पेपर देख के फिसल नहीं ऐसा नहीं है कि इजी होता है। इजी होता है। एंड फर्क कहाँ पड़ता है एमसीक्यू पेपर्स के लिए ना, माय पर्सनल बिलीफ है ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। क्योंकि एमसीक्यू वो एक लाइन का भी बना सकता है। हाँ. वो बुक के कोई एक चैप्टर में लास्ट लाइन एक होगा उसका एमसीक्यू आ जाएगा। ये थ्योरी सब्जेक्ट में नहीं हो सकता। हाँ. उधर तो आपको लंबा लंबा आंसर लिखना है। वहाँ पे आप एटलीस्ट कुछ तो जितना आपको आता है उतना आप लिख के आ सकते हो, उतना बता सकते हो कि हमें वो इतना तो आता है। एमसीक्यू में या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है। तो आप इसमें फेक नहीं कर सकते। जो एटलीस्ट हम थ्योरी सब्जेक्ट में कि लिख के आना कुछ तो, वो एमसीक्यू में हम कर नहीं सकते। तो इसीलिए एमसीक्यू सब्जेक्ट्स के लिए अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। डेप्थ में पढ़ना जरूरी है कि आपको हर लाइन है। राइट। एंड आई थिंक यही एक कहीं रीजन है कि कंसेप्चुअल डेप्थ में होना चाहिए। इंटर में भी इंस्टीट्यूट ने 30 मार्क्स के एमसीक्यू कंपलसरी कर दिए ताकि बच्चे उतने डेप्थ में रीड करें। राइट। सो आई थिंक कि पेपर जब आप रिवीजन प्लान कर रहे हो या सेल्फ स्टडी के लिए बैठ रहे हो, मेक श्योर कि एवरी डे आप आपके प्लान में मिनिमम 30 क्वेश्चंस आप कोई भी सब्जेक्ट के उठाओ एंड यू आर सॉल्विंग दैट एमसीक्यूज। बिकॉज अगर वो पेपर एमसीक्यू नहीं भी हो बट अगर आप वो एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है एंड वो आपको कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी हेल्प करेगा एंड एमसीक्यू पेपर में तो हेल्प करता ही है। सो दैट्स अ ट्रिक जो मैंने मेरे टाइम पे भी यूज़ किया कि एवरी डे 30 एमसीक्यूज कोई भी सब्जेक्ट का। बोर हो रहा है, बैठ के पढ़ना नहीं है, सो रिविजन की जगह एमसीक्यू सॉल्व करो। दैट इज अ काइंड ऑफ रिविजन आप कर रहे हो। राइट। आई थिंक हाँ, ये एक बहुत अच्छा एडवाइस है कि जब बोर हो रहा है, एकदम ही आज पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, एमसीक्यू करो। एटलीस्ट वो 1-1 मिनट लगेगा एक क्वेश्चन करने में। दैट इज स्टिल डूएबल रादर देन हम सोचते यार 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा। हाँ. इससे तो इजीयर ही है। नहीं होगा। कुछ हमने अचीव किया ना, अचीवमेंट है कि कुछ तो किया हमने, वेस्ट नहीं किया। आई थिंक काफी हमने सेल्फ स्टडी के बारे में भी कवर कर लिया है रादर, है ना। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट जहाँ पे बच्चे ध्यान नहीं दे रहे आजकल। दे आर डूइंग सेल्फ स्टडी, सब कर रहे हैं बट टेस्ट पेपर्स नहीं सॉल्व करते। मॉक टेस्ट पेपर आई मस्ट से कि वो सॉल्व ही नहीं कर रहे। एंड बीइंग अ टीचर आई नो कितना इम्पोर्टेंट है मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना। वो आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है कि आपकी एग्जाम्स में आपका पेपर अच्छे से सॉल्व होगा। 3 आवर्स में आप पूरा कवर कर पाओगे एंड 3 आवर्स में आपका पूरा माइंड गेम है। एंड ये मॉक टेस्ट आपको वो सिखाएगा कि हमें कैसे इसे टैकल करना है। सो आपसे ही वही एडवाइस की बच्चों को बताइए कि आपने एमसीक्यू पेपर्स या फिर थ्योरेटिकल पेपर्स के मॉक टेस्ट दिए थे क्या, एंड कितने लेने चाहिए बच्चों ने। राइट। तो आई थिंक मॉक टेस्ट, जैसे मैंने पहले ही बताया, बहुत ज़रूरी है। आपके टाइम टेबल में भी उसका डेडिकेटेड टाइम होना ही चाहिए। बिकॉज मॉक टेस्ट, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे एंड आप डायरेक्ट एग्जाम में जाओगे ना, आप पहला क्वेश्चन पढ़ के फ्रीज हो जाओगे। करेक्ट। भले आपको आता भी होगा बट एंड स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्या होता है ना, अपन बहुत बार बुक से पढ़ लेते हैं, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं, बट एक्चुअली क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है, वो पहला लाइन क्या लिखना है ना, वो नहीं आता। वो पहला लाइन लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसीलिए एग्जाम के पहले मॉक का प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड इट इज़ नॉट अ टेस्ट कि आपको कितना आता है, इट इज़ अ टेस्ट कि आपको 3 घंटा प्रेशर झेल सकते हो। राइट। दिस द मॉक्स ऑब्वियसली उससे आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको कितना पढ़ाई आपने किया है, कौन से चैप्टर्स लैकिंग है, बट दैट इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आप वो टाइम पे रोज़
3 घंटा बैठो एंड वो मॉक्स सॉल्व करो, Solve. तो आपको आदत होगी कि हाँ मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा है, अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मैं उसको स्किप करके आगे बढ़ूँ, या मुझे कहीं अगर टाइम लग रहा है तो फिर मैं स्पीड अप करूँ, या फिर अगर मैं मेरे स्पीड पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने गया तो पता चला पेपर ही खत्म नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है आपको मॉक्स में पता चली। सो मॉक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज टू लर्न कि मिस्टेक्स क्या हो रहे हैं मेरे, क्या मुझे फॉर्मूलाज याद नहीं आ रहे हैं, क्या मुझे कोई टॉपिक ठीक से प्रिपेयर्ड नहीं है, क्या मुझे टाइम क्रंच आ रहा है, क्या मेरी हैंडराइटिंग एकदम इलेजिबल हो रही है एट द एंड, तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ये प्रॉब्लम्स फिगर आउट करना इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉक्स रादर देन कि आपको कितना आता है कितना नहीं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट मिस्टेक्स समझना बहुत ज़रूरी है मॉक्स में। एंड ऑल्सो बच्चा कभी कभी ना मॉक जब बैठता है वो सेम क्वेश्चन में भी एग्जाम पेपर में मॉक में आ गए फॉर एग्जांपल, बट क्योंकि आप जब घर में सॉल्व करो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दैट इज़ वेरी स्मूथ, आपको सब कुछ आ रहा है, बट अब जब वो माइंड में भी लेके बैठते हो ना कि मैं एग्जाम पेपर सॉल्व कर रही हूँ या कर रहा हूँ, एंड जब आप लिखने जाते हो कहीं ना कहीं आप अटकते हो, कहीं ना कहीं आप घूमते हो, वही आपको कि मेरा कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है या मैं वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ, करेक्ट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट के लिए। एंड अनदर कि मॉक टेस्ट जो है 100 मार्क 100% पूरा पेपर एक साथ अटेम्प्ट करना है, जैसे हम रिविजन्स की बात कर रहे हैं, सो आई फील रिविजन्स के साथ साथ हम तो कर रहे हैं रिविजन्स, बट हर एक मॉक शुड बी ऑफ 100% सिलेबस, और यू यूज्ड टू डिवाइड इट कि समझिए। तो नहीं, मैं कैसा करता था कि पहला रिवीजन पूरा आप तब आप सॉल्विंग पे मत फोकस करो, आप पढ़ाई पे फोकस करो, आप सारे आपके कंसेप्ट्स क्लियर करो, सारे प्रैक्टिस करके ले लो, फर्स्ट रिवीजन शुड बी फॉर दैट। उसके बाद मैं क्या करता था, मैं एक मॉक रखता था फुल सिलेबस का मॉक सारे सब्जेक्ट्स का, एंड उस पर मैं फिर मैं फिगर आउट करता था कि मेरे क्या चैप्टर्स में प्रॉब्लम है, मेरे कौन से एरियाज में प्रॉब्लम है। फिर आप जो सेकंड रिवीजन है उन एरियाज को टारगेट करो, उनको आप क्लियर करो, उनके आप डाउट सॉल्व करो, उनका आपका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी लैकिंग है वो आप फिगर आउट करो, एंड सेकेंड मॉक्स आप इसीलिए दो ताकि आप वो टाइम प्रेशर एंड क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड आपको एक पेपर देने की आदत हो जाए उस रीज़न से। एंड उसके बाद लास्ट दूसरे एग्ज़ाम के पहले के जो आपने आपके नोट्स बनाए होंगे वो रीड करके, दैट वाज माय शेड्यूल फॉर मॉक्स। Another thing I remember it कि आप जैसे बता रहे थे कि आपका लॉ इज योर वीक सब्जेक्ट, एंड लॉ में आपने कैसे टैकल किया, मतलब मैं बच्चों को आई टीच लॉ, तो मैं बच्चों को बोलती थी कि अगर आपका लॉ डिफिकल्ट जा रहा है यू हैव टू राइट इट, क्योंकि आप जब लर्न करते हो आप आपके माइंड में रख रहे हो उसको, जब आप लिखने बैठते हो और आपको लगता है यार मुझे तो आ रहा है, लिखते बैठते आप लिख ही नहीं पाते थे, सो यू यूज्ड टू आल्सो डू राइटिंग प्रैक्टिस एंड करते थे, तो कैसे उसे आपने राइटिंग को अपनी इम्प्रूव करी, एंड लॉ में कैसे आपने उसको नहीं, बहुत ही सही पॉइंट पकड़ा है आपने, एंड बिकॉज मेरे लिए एंड लॉ आपको हर लेवल पे आने ही वाले, तो ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ फाउंडेशन के लिए है, बट आप बिलीव नहीं करोगे मैंने लॉ का पूरा बेयर एक्ट लिखा था मैंने, अब बिकॉज ऑब्वियसली फाउंडेशन में कम सेक्शंस है तो पॉसिबल है, बट मेरे को क्योंकि याद ही नहीं रहता था, तो मैं एक एक सेक्शन नंबर के साथ वो ऑब्वियसली शॉर्ट में, बट मैं मेरे वर्ड्स में पूरा का पूरा लिखता था, एंड मुझे उससे से याद आता था। एंड मैं अब बिकॉज मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पसंद है, मुझे थ्योरी इतना नहीं पसंद, तो मैं क्या करता था थ्योरी सब्जेक्ट्स को भी जितना हो सके प्रैक्टिकल बनाता था। तो एंड आपका जो भी ये सब्जेक्ट है जो आपको जिसमें डिफिकल्टी आ रही है, तो उसको आप माय सजेशन इज आंसर टू क्वेश्चन, जो आप फिगर आउट करो कि जो मॉड्यूल में आंसर्स दिए, जो रैंक 1 वाले पेपर्स है वो लोग जो आंसर्स लिखते हैं उनमें पैटर्न कैसा है। अब जैसे लॉ में एक पैटर्न है कि पहले आप क्वेश्चन डिफाइन कर दो कि ये मेरा प्रॉब्लम है, फिर आप सेक्शन कोड कर दो कि ये बेयर एक्ट है, एंड थर्ड आप आपका बता दो कि इस बेयर एक्ट की वजह से ये इसका सोल्यूशन है, राइट, दैट इज बेसिकली प्रोविजंस, केस स्टडी का जो भी हमारा पॉइंट आता है, एंड द कंक्लूजन जो हमारा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो उसकी प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी उसके, राइट। तो आप ट्राई करो कि जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसमें कुछ तो पैटर्न आइडेंटिफाई कर सको, कि सब में अगर आंसर लिखने का एक तरीका होता है या सब में कुछ तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो फिगर आउट करने का ट्राई करो, तो उससे आपका वीक सब्जेक्ट इतना वीक नहीं होगा। बट हाँ, सो जैसे अब मैंने लॉ में पूरा लिखा, ऑब्वियसली अकाउंट्स में मुझे उतना ज़रूरत नहीं पड़ा, मेरे को अकाउंट्स में हर सम सॉल्व करने का शायद ज़रूरत नहीं पड़ा, बट लॉ में पड़ा बिकॉज वो मेरा वीक सब्जेक्ट। तो वीक सब्जेक्ट को आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा उसमें मेहनत करनी ही पड़ेगी,
and there is no two ways about it. So you have to write Right, law. you have to practice. तो सिर्फ आज जैसे बच्चे लिखते ही नहीं है, हम्म। मोबाइल से ना हाँ, वो डिस्ट्रैक्शन है। distraction। मैं हम्म। सभी पेरेंट्स को बोलती हूँ, बच्चों को बोलती हूँ, लिखने की आदत चली गई है एंड लॉ लिखे बिना आपका नहीं हो पाएगा उतना अच्छा। एक तो Right। लैंग्वेज भी आई फील बच्चों के लिए सब नहीं है, Correct. है ना। 11-12 तक कभी लॉ पढ़ा नहीं इतना, एसपी है तो थोड़ा बहुत किया है, बट इस तरीके का लॉ तो पढ़ा नहीं है। हम्म। सो लिखना इज लिखना is इम्पोर्टेंट। important. एंड ये मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें, सो ECA ने स्पेशली लाइक हमने देखा है कि बच्चा 100 मार्क्स डायरेक्टली 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने को डरता है। सो डायरेक्टली अगर हम उसको 100 मार्क्स का मॉक टेस्ट देना, तो वो कहीं ना कहीं डरता है कि नहीं मेरा प्रिपरेशन उतना हुआ है नहीं हुआ है, सो इससे बेटर मैं डायरेक्ट एग्जाम में ही दे दूँ। सो फॉर ECA हैव लॉन्च्ड, मतलब हमने पोर्शन को डिवाइड किया है 30%, 70% एंड 100%। Right। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको बोलते हैं पहले आप 30% पोर्शन छोटा पोर्शन प्रिपेयर करो, अच्छे से रिवाइज करो एंड उस पर टेस्ट सीरीज दो। Even that 30% is I feel हम बच्चों को बताते हैं कि ये कौन सा 30 IMPs वाला 30 Correct। हमें फाउंडेशन में we can actually say ना कि Right। ये ये important important है। जैसे हमारे लॉ में अगर मैं बोलूँ तो कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, सेल्स ऑफ गुड्स इंपॉर्टेंट है, Correct। पार्टनरशिप, तो ये 30 में हमारा आएगा पहले कि पहले इतने चैप्टर्स आप करो, फिर 70 वाले एंड देन 100 वाले। तो इससे क्या होगा, बच्चे को 30 मतलब धीरे धीरे राइटिंग प्रैक्टिस भी बढ़ रहा है उनका, धीरे धीरे उनको पोर्शन भी वो लोग केपेबल हो रहे हैं कि हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन बढ़ाएं, एंड कहीं ना कहीं जब 30% पोर्शन हो जाता है देन दे गेट दैट अश्योरिटी की कॉन्फिडेंस आता है करेक्ट, हाँ, कि एटलीस्ट 30% पोर्शन हो गया है, 70% हो गया वैसा। सो मॉक टेस्ट देना ही चाहिए, एंड इफ यू हैव एन ऑप्शन कि आप अपने पोर्शन को डिवाइड करके टेस्ट सीरीज दे, तो दैट इज राइट। एंड मॉक से डरने का कोई पॉइंट ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आपको 0 आउट ऑफ 100 भी आए तो भी क्या हुआ, एटलीस्ट आपको 100 गलतियां ही पता चली ना, उससे तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है। आपका एक फाइनल एग्जाम है नहीं, किसी को मॉक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे शायद मैं मॉक्स में फेल भी हुआ हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है। आई रिमेम्बर जब मैं CPT की क्लासेस कर रहे थे, सो एवरी वीक एवरी संडे दे यूज्ड टू हैव अ OMR टेस्ट, जो हमारा मेन ICAI का टेस्ट होता था। एंड नॉर्मली ऐसा होता था कि अगर आप एवरी संडे फेल हो रहे हो, मतलब आप मेन पेपर में क्या ही पास हो गए ना, ऐसा। तो एंड मेरा ऐसा था कि मैं एवरी संडे फेल हुई, मतलब एक भी टेस्ट ऐसा नहीं गया है मेरा वो CPT का जहाँ पे मैं पास हुई हूँ। एंड बट मेरा फाइनल जो मेन एग्जाम था उसमें आई क्लियर्ड इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सो ऐसा नहीं है कि मॉक्स आपका रिजल्ट डिसाइड करते हैं या मॉक्स आपको मेन एग्जाम से डरा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस आर ऑल मिथ, आई थिंक। I have to say it. Like I also gave CPT, cleared it in first attempt and then तो but जर्नी चेंज हो गई मेरी, didn't complete my CA, but CPT जब दे रही थी मेरे साथ में जितने भी फ्रेंड्स थे ऑलमोस्ट सब क्लियर हो रहे थे, एंड आई एक्चुअली गॉट डिमोटिवेटेड ओवर दिस कि यार सब पास हो रहे और मैं पास क्यों नहीं हो रही। एंड वी गिव 5 मॉक टेस्ट एट दैट टाइम, आई रिमेंबर एक भी पास नहीं हुई थी। बट जैसे सर ने बताया कि आई actually did analyze my mistakes कि मैंने ये मॉक में क्या किए, गलतियां की है क्या नहीं, and I passed in my first attempt, तो obviously मैंने उसे improve किया ही है, वो गलतियां improve हुई है, वो करना जरूरी है। एक्चुअली अगर मॉक नहीं दिया होता तो वो मिस्टेक्स नहीं पता चली होती और वो एग्जाम में बेटर प्रिपरेशन नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, जो जस्ट अ ट्रायल एंड एरर कि आप कहाँ है अच्छे, इट्स अ प्रैक्टिस मैच। एंड इवन आपका माइंडसेट भी वो टाइम पे इम्प्रूव होता है। डायरेक्टली एग्जाम में जाने बैठोगे वो डर लगता है, फियर एंड एवरीथिंग। Right. So if we have to summarize mocks in one line, it is not a result predictor. It is only to analyze mistakes. राइट। सरपंच जैसे मैम ने बोला कि लॉ का फियर होता है, कोई भी सब्जेक्ट्स का फियर होता है, या मॉक टेस्ट का भी फियर होता है। आजकल कुछ बच्चों में बस बहुत कॉमन हो गया ये चीज़ कि जैसे जैसे अटेम्प्ट पास में आने लगता है या एग्जाम्स पास में आने लगते हैं, दे स्टार्ट डेवलपिंग अ फियर, जो कॉमनली हम बोलते हैं एग्जाम एंजाइटी या एग्जाम फियर। एंड इस चक्कर में ना बच्चा प्रिपरेशन तो स्टार्ट करता है 2 मंथ्स पहले, 3 मंथ्स पहले, बट वो 10 डेज पहले या 15 डेज पहले उनको ध्यान में आता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा। प्रिपरेशन कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, बट जस्ट वो डर के, वो एग्जाम फियर के वजह से वो स्किप कर देता है। सो व्हाट आर योर थॉट्स कि ये एग्जाम फियर, ये एग्जाम एंजाइटी कैसे डील करनी चाहिए, पहला, एंड बी कि हाउ टू मेंटेन दैट पॉजिटिव एटीट्यूड आपके सेल्फ स्टडी के स्टार्ट से या एग्जाम्स के स्टार्ट से टिल द एंड ऑफ योर एग्जाम्स। राइट, आई थिंक दिस इज probably the most important part of the entire CA journey, because जैसे हमने अभी तक पढ़ा होगा कि कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो रॉकेट साइंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको 100% समझ में नहीं आएगा। द ओनली प्रॉब्लम इज कि मेरा सिलेबस ही इतना बड़ा है,
तो मैं क्या क्या करूँ, दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी. तो सो व्हाट आई फील इज, अगर आप डर रहे हो तो आप पहले आप ये समझो कि अच्छी बात है. हाँ. आप डर रहे हो बिकॉज इट मैटर्स टू यू. आप ये समझो कि अगर आपको एग्जाम से डर ही नहीं लग रहा तो हाँ. आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है एग्जाम वेरी से. वेरी राइट. तो अच्छी बात है कि आपको डर लग रहा है. इट मीन्स कि द एग्जाम्स मीन समथिंग टू यू, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू. बट आप इसके आगे अपने को ये डर के आगे उभरना पड़ेगा कि डरने से कुछ होने नहीं वाला. मैं सब स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि आपको एग्जाम में पास करने के लिए जो भी चीज़ हेल्प करेगा आप वो सब करो. हाँ. तो आप मेरे को बता, अगर टेंशन लेने से एग्जाम पास होने वाले तो आप दिन हर भर कोई. टेंशन लो, हाँ. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ. बट उससे कुछ टेंशन या स्ट्रेस लेने से कुछ अचीव नहीं होने वाला. उल्टा आपका टाइम वेस्ट होगा, Correct. आप और डीमोटिवेट होगे. एंड नॉट द वर्स्ट केस सिनेरियो, एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि आप फेल हो जाओ. हाँ. उससे बुरा कुछ हो नहीं होने सकता नहीं है. वाले. ठीक है, फेल हो जाओगे, आपने एटलीस्ट ट्राई तो किया. तो इसमें स्ट्रेस लेने का या डरने का कोई बात नहीं है. उल्टा अगर आप फाइटिंग एटीट्यूड रखोगे, आप सोचोगे कि नहीं ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मैं फेल हो सकता हूँ, तो अगर मैं एटलीस्ट पढ़ने का पूरा ट्राई तो करता हूँ, मैं मेरे तो लेवल बेस्ट देता हूँ, उसके बाद तो जो होगा वो देखा जाएगा. एंड वो जो फियर है वो कहीं ना कहीं आता है एग्जाम के रिजल्ट सोचने से. बट हाँ. रिजल्ट अपने हाथ में है ही नहीं. अपने हाथ में सिर्फ क्या है कि मैं कितना पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं कितना मेरा एफर्ट डाल सकता हूँ, क्या मैं 100 के बदले 101% डाल. अगर आप आपका 100% दे ही रहे हो हाँ. तो उससे आप वैसे भी और क्या कर सकते हो, राइट. आप आपका हम्म. 100% दे सकते हो, उसके बाद तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा. आएगा. मतलब नॉर्मली ऐसा हो जाता है, बच्चा रिजल्ट क्या आएगा यही सोच के पहले एग्जाम देने से पहले ही डरने लगता है. राइट. तुम अगर डर भी लग रहा है तो तुमको ऐसा लग रहा है कि फेल होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या मेरा रिजल्ट फेल आएगा इसलिए मैं डर रहा हूँ. बट फेल ही आएगा ना, तो जाके अटेम्प्ट करो rather देन स्किपिंग दैट अटेम्प्ट और वेस्टिंग दैट. उसमें मेरा सेजल मैम मुझे क्या लगता है कि लोगों को फेल होने से डर नहीं है, लोगों को इस बात से डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे. करेक्ट. बट सोसाइटी सोसाइटी क्या बोलेगी. बट मुझे ना सिर्फ एक बताने कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, ठीक है, जिनका सीए अनफॉर्चुनेटली नहीं भी कंप्लीट हुआ, दे आर डूइंग मच बेटर देन इफ दे वुड हैव स्किप्ड सीए एंटायरली. दे आर स्टिल डूइंग मच बेटर बिकॉज उन्होंने सीए की एग्जाम्स तो दिए, उन्होंने उतना पढ़ाई तो किया, उन्होंने इतने एफर्ट्स तो डाले. भले आज वो सीए नहीं, आज कुछ और कर रहे हैं, बट दे आर डूइंग मच बेटर देन देयर पीयर्स जहाँ पे वो थे. सो ये जो आपकी मेहनत है, ये जो आपकी पढ़ाई है, वो कहीं वेस्ट नहीं जाने वाली है. आगे जाके आपको उसका 100% यूज होने वाला है. यहाँ नहीं तो कॉलेज में नहीं तो काम में 100% ये यूज आएगा. तो इसीलिए एग्जाम का पास होने का फियर मत रखो. आप आपका 100% पढ़ाई में, कॉन्सेप्ट समझने में एंड क्वेश्चन सॉल्व करने में, उसमें आप फोकस करो. सो जो अर्पण ने जो बात हाँ. की थी कि सीए की जो बच्चे सीए नहीं कर पाए, उनके जो कल फ्रेंड्स हैं जो सीए कंप्लीट नहीं कर पाए बट एग्जाम ही है, वो काफी अच्छा कर रहे हैं ना. ये मेरा खुद का मानना है क्योंकि मैंने खुद सीए के अटेम्प्ट्स दिए हैं, मैंने इंटर तक किया है. एंड अब काफी मेरे साथ भी काफी ऐसे फ्रेंड्स थे जो करे हैं, हमने कंप्लीट नहीं किया बट वी आर डूइंग प्रीटी गुड इन आवर लाइफ. बहुत कुछ सिखाता है आपको ये एग्जाम. फेलियर आपको लाइफ में कभी ना कभी आना ही है. सो यहाँ से आपका वो मेंटालिटी डेवलप करता है कि यार फेलियर तो है बट इसे हम टैकल भी कैसे करें. तो फेलियर से डरना क्या, कभी ना कभी जिंदगी में आना ही है. वो सिर्फ ऐसा बोलते हैं ना सीए का एग्जाम है, वही डर मन में होता है. जैसे स्कूल में भी एग्जाम्स देते थे, ऐसा नहीं हम डायरेक्ट सीए के एग्जाम दे रहे, स्कूल में एग्जाम्स देते थे, हर जगह एग्जाम दिए. तो बस क्योंकि सीए सुन के लोग ये हो जाते हैं, दैट इज ज्यादा हाइप बना दिया कि सीए के एग्जाम बहुत ही मतलब अनक्रैकेबल ऐसा कुछ नहीं. एटलीस्ट एक ही अटेम्प्ट कोई नहीं पूछता. बाकी अगर आप सॉल्व करोगे कितने साल में यार कुछ नहीं है यार. एंड मैं हमेशा अगर कभी बहुत ही वो स्ट्रेस और ये आ रहा है तो मैं सिर्फ सिंपल करता था कि जितना लंबा हो सके एक लंबा ब्रेथ लो, जितना ज़्यादा हो सके 3 बार लो, 2 घूंट पानी पियो, अपने आप वो पूरा शांत हो जाता है. तो सिर्फ वो 1 मिनट संभालना ज़रूरी है. उसके आगे का आप हो सकता है. वो 1 मिनट में अगर आप हो कि नहीं क्या होगा, फेल हो जाऊंगा, तो फिर आपका पूरा पेपर खराब हो जाए. गिव अप नहीं करना है. आपको कभी ऐसे लाइक लगा आप जब अटेम्प्ट्स देख रहे थे कि यार ये अटेम्प्ट मैंने देना नहीं चाहिए, या आपका कोई ऐसा अटेम्प्ट है आपने जस्ट जाके जस्ट शोड अप, आपने अपीयर किया कि देखते जो होगा सो होगा बट मैं छोड़ूंगा नहीं. मेरे साथ भी अनफॉर्चुनेटली हुआ है कि फाउंडेशन में या सीपीटी में नहीं हुआ था, बट फाइनल में कॉस्टिंग करके एक सब्जेक्ट है, तो उसमें मेरा बहुत ही कम पढ़ाई हुआ था. मेरा सिर्फ रिविजन भी पूरा नहीं हो पाया था. तो मैंने सिर्फ जो क्लासेस किए थे एंड तब जब सॉल्व किया था उतना ही याद था. बट मैं बोला ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वापस देना पड़ेगा. बट गलती से अगर 5% भी चांस है कि मैं पास हो जाऊँ तो व्हाई नॉट टेक दैट चांस.
मैं अगर एग्जाम नहीं दूंगा तो मैं वैसे भी फेल हूँ, माइट एज वेल टेक द 5% चांस कि यार क्या पता गलती से तुक्के से पास हो जाए, एंड हो भी गया उसमें। हाँ, he cleared it that attempt in the very. तो मैं भी गया हूँ ऐसे एग्जाम्स में जहाँ मुझे लग रहा था कि मुझे पता है कि मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है पूरी, बट आप ये भी समझो कि जब आप क्लासेस में इतने घंटे दे रहे हो, जब आप पढ़ाई में इतने घंटे दे रहे हो, दैट ऑल्सो एड्स अप। ऐसा नहीं है कि अगर आपका रिविजन नहीं हुआ या सिर्फ लास्ट का कुछ टाइम आपने नहीं पढ़ा तो आपको बिल्कुल ही नहीं आता है। जब आप एग्जाम देते हो तो जो आपने पढ़ा है वो याद आएगा आपको, कुछ ना कुछ तो याद आएगा। एंड अगर देखा तो अगर आपने स्किप किया होता तो कभी क्लियर, मतलब हाँ, वो अटेम्प्ट क्लियर ही नहीं हुआ, नहीं, राइट? सो यू हैव टू अगेन, यू हैव टू शो अप। don't give up, that's the only attitude you have to maintain कि मुझे give up नहीं करना है, कुछ भी result हो, I have to go and give my exams. With this we are at the end of our podcast. So अर्पण, जाते जाते आपको कोई लास्ट टेक अवे या मोटिवेशन बच्चों को देना है तो, जो हमारे एस्पिरेंट्स है, व्यूअर्स हैं उन्हें? आई थिंक एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आप लोग ने शायद मेरे घर में देखा भी होगा, वो मैं यहाँ पे हम डाल देंगे पॉडकास्ट में, वो फोटो जो मैंने मेरे बोर्ड पे भी लिख के रखा है कि टू पास सीए यू डू नॉट नीड मोटिवेशन, यू नीड डिसिप्लिन। मोटिवेशन 3 दिन रहेगा, उसके बाद चले जाएगा, बट आपको पढ़ाई का मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ भी हो चुका है, बैठना ही है पढ़ने। दैट इज इम्पोर्टेंट, डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट, कि बैठना है तो बैठना है। आई फील मोटिवेशन इज़ वेरी ओवर रेटेड कि यार मोटिवेशन आगे बढ़ाई, कुछ नहीं होता है मोटिवेशन से। चौथे दिन आपको डिसिप्लिन ही लगेगा पढ़ाई करने के लिए। पसंद सभी अग्री कर रहे हैं, ये रूम में जो भी बैठे हैं उसके साथ, चाहे फिर वो 50% परसेंटेज वाला स्टूडेंट हो, चाहे फिर वो 80% वाला हो या 96% वाला हो, अगर आपने डिसिप्लिन छोड़ दिया, वो कंसिस्टेंसी छोड़ दी, सो सीए पॉसिबल, हाँ, इट इज इम्पॉसिबल। Thank you, Arpan. Thank you guys for inviting me. Thank you for sharing all this The wisdom value. with our viewers. And I feel अभी जो बच्चे देख रहे हैं, जो viewers देख रहे हैं, उन्हें काफी motivation मिला होगा, and they will start their study with a new energy. Keep learning, है ना, छोड़ना मत CA को, कुछ भी हो जाए। This is what Arpan sir has taught us today. Thank Yes. you very much. Thank you so much. Most Thank you so much. And remember students, CA Foundation isn't just about passing your exam, it's about laying a foundation for your future career. So approach it with curiosity, ask questions and enjoy the process. And remember, like करना मत भूलिए, subscribe to our ECA YouTube channel Luggage.